नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। इन सारे सवाल को कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर अन्य किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आपके जैसे राजस्थान पटवारी हैं, एसआई हैं, सीटेट है और अन्य जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हैं, उन सारों का मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहा है टेक्स्ट बुक पर। और बेहतरीन ऑफर ये है कि एक वर्ष में आप अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर टेक्स्ट बुक ऐप से डायरेक्टली आप इस कूपन कोड से एनरोल कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं, अन्य जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, शास्त्रीय संगीतकार जिन्हें 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और जनवरी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 2018 में पद्म विभूषण मिला है और जनवरी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। नाम आपको पूछा था तो गुलाम मुस्तफा खान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो रामपुर शाहसवन घराना से ये बिलोंग करते हैं। और इन्हें पहले 2003 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला सवाल देखिएगा, मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास के द्वारा रचित रचनाएं जो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इसमें एक मेघदूतम भी है। अन्य कौन सी, जैसे कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोशियम है। मेघदूतम जो पूछा गया है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास के द्वारा रचित रचनाएं हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ या फिर स्वपोषक कहा जाता है। एक इस टाइप से और सवाल पूछा गया है, मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व हैं उनके द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है जो कि मरे हुए जानवर इनसे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये मर्तोपजीवी पोषण हो जाएगा, तो इन्हें मर्तोपजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो स्वर्ण क्रांति हुई है शहद और बागवानी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तो इस स्वर्ण क्रांति का आपको पूछा है पीरियड क्या है, तो ये हुई है क्रांति भारत में 1991 से लेकर 2003 तक स्वर्ण क्रांति का काल हो जाएगा, जो भारत में हुई है 1991 से 2003, इस टाइप से ऑप्शन दिया गया था। तो ये शहद और बागवानी के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है। और आपको याद क्या रखना है होमवर्क के लिए, जो श्वेत क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, वो कब हुई है भारत में, ये डेट जरूर याद रखना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल किस राज्यों से संबंधित हैं, तो एक ही ऑप्शन में 3 अलग अलग राज्य क्रमश यहाँ पर दिए गए थे। तो बात करूँ लाला लाजपत राय की, तो ये पंजाब से हो गया, कौन सा राज्य, पंजाब। बाल गंगाधर तिलक है ये महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल है बंगाल से, तो ये तीनों का आपको पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल करेक्ट करना था। कौन सी योजना रोजगार से संबंधित नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, एक जो जन धन खाते वाली ये अकाउंट वाली हो जाएगी जो रोजगार से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा मनरेगा योजना है, उसमें न्यूनतम कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत गारंटी दी जाती है। योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 वाला अधिनियम है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो इसका पूरा नाम जो MGNREGA की फुल फॉर्म पूछ लें तो महात्मा गांधी जो मनरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा, जो कि 25 अगस्त 2005 को ये अधिनियम पारित हुआ। और सबसे पहले जब ये अधिनियम पारित हुआ था उस समय उसका नाम था नरेगा, और 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम, अधिनियम तो पारित 2005 को हुआ था, लेकिन भारत में सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ है। भारत भर में जब 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में ये कार्यक्रम लागू नहीं हुआ था, शुरू में केवल 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में ये शुरुआत की गई थी नरेगा योजना की। पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में ये नरेगा योजना लागू हो गई थी। और मनरेगा जो महात्मा गांधी नाम ऐड किया गया वो 2 अक्टूबर 2009 को इसके साथ महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर,
आपको पूछा है एक बहुत ईजी सवाल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका आपको पूछ लिया है कि शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, तो पी रोम हो जाएगी, बहुत ईजी था डायरेक्टली। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगी आयुष्मान भारत योजना, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे बोला जाता है। शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई है। मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत योजना। 2018 रांची झारखंड से शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर इस योजना के बारे में बात करूँ, उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना इसका उद्देश्य हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, तो प्रत्येक परिवार को, यहाँ पर परिवार वाइज प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नवंबर 2020 की जानकारी के अनुसार, मतलब नवंबर 2020 तक नौसेना प्रमुख कौन है, तो नौसेना प्रमुख हो जाएंगे एडमिरल करमवीर सिंह। बात करूं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जनरल बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि 4 स्टार रैंक रहती है इनकी। वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख 5 स्टार रैंक रहती है। ये रैंक वाला सवाल एक बार एसएससी में पूछा गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक क्या रहती है। वायुसेना प्रमुख है एयर प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और भारतीय सशस्त्र सेनाओं, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, सवाल नंबर 12, संस्कृत किस फैमिली की भाषा है, इस टाइप से पूछा गया है, तो इंडो यूरोपियन हो जाएगा। संस्कृत है हिंदी, ये सभी इंडो यूरोपियन में भी ये संस्कृत है हिंद आर्य भाषा हो जाएगी। क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ वो ऋग्वेद हैं। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है या फिर इंडो यूरोपियन। दक्षिण गंगोत्री भारतीय एवं मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय और मैत्री जो रिसर्च सेंटर है वो अंटार्कटिका में है, और हिमाद्री कहाँ पर, ये आर्कटिक में। अगला सवाल यहाँ पर, द्विदलीय प्रणाली जो 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब ऐसे कौन से देश है जहाँ पर केवल और केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो ये द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में, जैसे कि भारत के केस में तो 2 दल नहीं है, बहुत सी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं। तो द्विदलीय प्रणाली है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन जो संयुक्त रूप से पेयर के रूप में था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड है जहां पर द्विदलीय पार्टी है। तो अमेरिका में 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इंग्लैंड में लेबर पार्टी एवं कंजर्वेटिव पार्टी है। तो द्विदलीय पार्टी के ये प्रमुख उदाहरण हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टैक्स नहीं लगाया था, ये आपको पूछा है। इस टाइप से ऑप्शन थे, आवास कर तो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, पशु कर था, छोटे उद्योग टैक्स है, भूमि कर है। तो ये 4 ऑप्शन थे। इसमें मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कृषि कर लगाया था, आवास कर भी था जिसे घड़ी बोला जाता था, चारागाह कर है जिसे चराई भी कहा जाता है, ये प्रमुख टैक्स लगाए गए हैं। चारागाह टैक्स कर को ग्रेजिंग टैक्स हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो इनमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। थोड़ा शायद पशु कर को यही रिलेट किया होगा चारागाह कर से, और उस केस में ये छोटे उद्योग टैक्स हो सकता है। बाकी डाउटफुल आप कमेंट करके बताना। कंप्यूटर में डीवीआई का क्या मतलब है, डीवीआई यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो जाएगा, डिजिटल वीडियो इंटरफेस भी कह सकते हो। और डीवीआई जो डिजिटल विजुअल इंटरफेस है, इसका उपयोग होता है वीडियो सोर्स को कनेक्ट करने में। जो कंट्रोलर रहता है उसको डिस्प्ले डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए डीवीआई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, ये 4 ऑप्शन थे। इसमें से डिप्थीरिया है, ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। खसरा है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, ये ऑप्शन थे जो कि वायरस जनित हैं। 2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएगा। 31 मई 2019 से कंटिन्यू। 2019 से पहले 17 से 19 तक निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी, डिफेंस मिनिस्टर। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का पूछ ले, बहुत बार पूछा जाता है, बलदेव सिंह थे 1947 से 1952 तक। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 19, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये 4 ऑप्शन थे। इसमें से यहाँ पर पीडे हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी परम, क्रे, इका, ये सभी सुपर कंप्यूटर हो जाता है। आपको पूछ ले भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो आप कहेंगे परम 8000 1991 में डेवलप हुआ था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है ये CDC 6600 है, जिसको डिजाइन किया है सैमुर करे ने।
अगला सवाल, ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? तो ध्वनि का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे, इक्को बोल सकते हो। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि बोला जाता है। इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी है वो होनी चाहिए। इससे कम दूरी में प्रतिध्वनि इको सही नहीं सुनाई देगी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई तमिलनाडु में राज्य दिए गए थे, तमिलनाडु हो जाएगा जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर का अन्य नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? तो वेगी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हो जाएगा। कौन से भगवान को समर्पित है? तो एक तो ये सुंदरेश्वर का मतलब हो जाएगा शिव और पार्वती जो मीनाक्षी के रूप में है, इनको समर्पित है। निर्माता हैं, इनका निर्माण किया था पांड्य वंश के शासक कुलशेखर ने। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, घेंगा या फिर जो गोइटर गलगंड रोग है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग हो जाता है जहाँ पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। मुंडक उपनिषद किस वेद में है? तो मुंडक उपनिषद है ये हो जाएगा आपके अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में है मुंडक उपनिषद है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 108। निम्न में से कौन सा भगवान बुद्ध से संबंध स्थान नहीं है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है? कुशीनगर है, बोध गया है, सारनाथ है, ग्वालियर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन से स्थल कैसे संबंधित हैं? जैसे कि बात करूं यहाँ पर बोध गया की, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी और बाद में वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर है जहाँ पर इनका मोक्ष स्थल हो जाएगा। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, उत्तर प्रदेश में ये 483 में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी था और बौद्ध धर्म के ये संस्थापक और प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। भगवान महावीर की बात करूं यहाँ पर तो जन्म इनका वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान पावापुरी, आपको पूछ ले महावीर से संबंधित स्थल हैं, कुंडलपुर है, पावापुरी है, जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके अन्य नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है। अन्य बात करूं गुरु नानक से बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनका जन्म तो राय भोई की तलवंडी ननकाना साहिब हो जाएगा। डेथ करतारपुर में हुई थी जो कि पाकिस्तान में, जो कि सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। तो इनसे संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? ये रिपीटेड है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल 6 अनुसूची हैं और कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर, 66 सेक्शन, 6 अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल देखिएगा, 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के जो सांसद बने हैं, एमपी बने हैं, वो चंद्रानी मुर्मू करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि कहाँ से बनी हैं? तो ये खेंजर ओडिशा से। कौन सी पार्टी से? तो बीजू जनता दल से हैं, चुनाव लड़ा था। चंद्रानी मुर्मू है, ये क्योंझर ओडिशा से सांसद बनी है, सबसे कम उम्र में सांसद। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IAEA का उद्देश्य क्या है? तो विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है या फिर जो परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग हो रहा है परमाणु बम वगैरह बनाने में, इसको रोकने में ये प्रयासरत है। तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का इसका उद्देश्य हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 को स्थापित हुई थी। दंत क्षय किसके कारण होता है? ऑप्शन क्या थे? बाकी दंत क्षय की बात करूं तो ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम पूछ ले तो स्टेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ये जीवाणु अम्ल उत्पन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया हैं। अगला सवाल देखिएगा, किसी व्यवसाय इकाई में कच्चा माल और नकदी क्या कहलाती हैं? तो कच्चा माल और नकदी इन हैंड है, ये कहलाता है कार्यशील पूंजी। जो आपके पास में है अभी रॉ मटेरियल है, नकदी है, तो आप कार्य कर सकते हो, तो एक तरीके से कार्यशील पूंजी हो जाएगी जिसका उपयोग है वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये पूछा आपको, रॉ मटेरियल और नकदी है, कार्यशील पूंजी हो जाएगी। और इसका जो फॉर्मूला रहता है करंट एसेट में से आपको करंट लायबिलिटीज है वो माइनस करना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन एक सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री कॉल्ड। मतलब कौन सी प्रणाली है जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो ये संघवाद हो जाएगी, जिसमें एक संघीय सरकार है और अनेक राज्य सरकार संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। तो संघवाद की परिभाषा आपको दी गई थी। फिर देखिएगा तारों को क्या कहते हैं, इस टाइप से ऑप्शन थे तारामंडल, मंदाकिनी और ग्रह भी था। तो तारे एक खगोलीय पिंड होते हैं। तारामंडल की बात को तो आकाश में दिखाई देने वाले तारों का जो समूह रहेगा, यदि आपके क्वेश्चन में समूह पूछा गया था तो तारामंडल है। मंदाकिनी असंख्य तारों का समूह है, ये गैलेक्सी हो जाती हैं। फिर देखिएगा किसके द्वारा हृदय हार्ट में किसी रोग या विकृति का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें इमेज प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। तस्वीर है पिक्चर लेने के लिए, हृदय में विकृति का पता लगाने के लिए। तो इसमें तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है इमेज प्राप्त करने के लिए, किसमें, हृदय में कोई भी रोग को पता लगाने की। तो इसे कहा जाता है इकोकार्डियोग्राफी है। देखिए दोस्तों ईसीजी और इको ये दोनों अलग अलग हैं। ईसीजी का क्या काम रहता है, ये वो टेस्ट होता है जो चेक करता है हार्ट बीट को, हार्ट का जो रिदम है उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसके लिए ईसीजी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये है दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी। इको और इलेक्ट्रो दोनों अलग अलग है, इसको मिक्स मत करना, दोनों ही ऑप्शन में दिए गए थे। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इस उपकरण का उपयोग है वो किस में किया जाता है। तो ये जो उपकरण है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, इसका उपयोग होता है वायु प्रदूषण में। वायु प्रदूषण में कैसे होता है, तो ये उच्च वोल्टता के द्वारा निर्मित उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। तो ये जो उच्च विद्युत क्षेत्र है ये उपयोग होता है बहती हुई गैस, जो फ्लोइंग गैस है, वहाँ से धूल और धुआं आदि सूक्ष्म कणों को निकाल देने के लिए। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका उपयोग होता है वेरी हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दोष या फिर नेगेटिव पॉइंट कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, इस टाइप से पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप बता सकते हो कमेंट करके, याद है तो। आंखों और स्वच्छ स्किन के लिए किस विटामिन की जरूरत रहती है, तो स्वच्छ स्किन और आंखों के लिए विटामिन ए हो जाएगा, जो कि ज्यादातर मिलता है कैरेट में, गाजर में। अगला सवाल देखिएगा, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार न हो। तो कोई भी राष्ट्र या राज्य का अधिकार न हो उस क्षेत्र को कहा जाता है लावारिस क्षेत्र है, या फिर बोल सकते हो टेरा नलिस होगा ऑप्शन में। तो टेरा नलिस करेक्ट आंसर है, जहां पर किसी भी देश या राज्य का अधिकार नहीं है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है। कोई एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई जो रहता है। जब कोई कंपनी उत्पाद को बाहर से मंगाती है और देश का नहीं प्रयोग करती है तो उसको क्या कहते हैं। थोड़ा सा सवाल के लैंग्वेज में डाउट है, कमेंट करके बताना। बाकी ऑप्शन ये सेम दिए गए थे, एग्जैक्ट क्या सवाल पूछा गया था इसमें। और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब हो जाएगा, उस प्रक्रिया को कहते हैं आउटसोर्सिंग, जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके कोई भी इंटरनल कार्य, छोटा मोटा कार्य है वो कराने के लिए दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट करती है, ये आउटसोर्सिंग हो जाएगा। वैश्वीकरण का मतलब स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण वैश्वीकरण है। एक उदारीकरण जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसे शर्त और नियम आड़े आ जाते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा न देते हैं, तो ऐसे नियंत्रण में ढील देना या फिर नियमों को हटा ही देना आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले ताकि, तो ये उदारीकरण हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए कि यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग के द्वारा कौन सी प्रक्रिया, ये आचार संहिता से पूछा गया होगा सवाल। ये 40 आप बता देना क्या ऑप्शन दिए गए थे। तो इस टाइप से टोटल 40 जो सवाल पूछे गए, मैंने आपको एग्जैक्ट सवाल बताने की कोशिश की, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी एफर्ट लगे हैं इस टाइप से सभी क्वेश्चन ढूंढने में, वेरीफाई करने में, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।